नमस्कार। मैं अमिताभ बनर्जी, एक महामारी विशेषज्ञ। जैसे कि हमने पिछले इसमें बताए थे कि हमने जो किताब लिखा है कोविड-19 पैंडेमिक और थर्ड आई, उसका कोविड-19 महामारी हिंदी अनुवाद भी आ गया है। और जैसे मैंने कहा था कि जैसे मेरे को फीडबैक मिला था कि कुछ लोगों को कुछ टेक्निकल टर्म समझने में मुश्किल होता है, या उसका जो अनुवाद किया अंग्रेजी से उसमें कई बार मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी थोड़े थोड़े चैप्टर्स को, वन बाय वन चैप्टर्स को थोड़े थोड़े करके मैं इसका थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, या जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। तो अभी दूसरा चैप्टर जो है इस किताब का, सामूहिक टीकाकरण का ऊपर लेख लिखा था हमने अंग्रेजी में, कि जिसको मास वैक्सीनेशन, हमारे देश में जैसे 100 करोड़ के ऊपर लोगों को मास वैक्सीनेशन लगा दिया था, उसमें क्या फायदे थे या क्या दुष्प्रभाव थे। तो हमने जैसे अपना विचार रखा था कि कोई भी सामूहिक या मास स्केल वैक्सीनेशन के पहले हमको फील्ड डेटा होना चाहिए, जिसको कि हम सीरो सर्वे कहते हैं। तो सीरो सर्वे में समझाने की कोशिश करूंगा क्या होता है कि जब भी संक्रामक हो जाते लोग या वायरस से, फिर कई बार मेजॉरिटी केसेस में यंग पीपल में, हेल्दी पीपल में एसिम्टोमेटिक, कोई निशानी नहीं है बीमारी का, कोई सिम्टम नहीं है, पर वायरस शरीर में आके 15 दिन 10 दिन रह के क्लियर हो जाता है। पर उसके जो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जो वायरस के लड़ने की शक्ति रहती है, वो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। और हम जब बाद में उसका सर्वे करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं पॉपुलेशन लेवल में, और उसमें अगर हम एंटीबॉडीज पाते हैं कोविड वायरस के अगेंस्ट, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, सीरो सर्वे में पॉजिटिव है, ये माने उसको बीमारी से लड़ने की ताकत आ गई है। इसके बाद अगर फिर से संक्रामक होता है या वायरस आता, तो वो एंटीबॉडी से लड़ सकता है, तो उसको बीमारी, सीरियस इलनेस नहीं होता है। और इसके अलावा भी ये एक छोटा हल्का सा एक लक्षण है कि उसको बीमारी हो गया, एंटीबॉडी। उसके बाद थोड़े दिन बाद एंटीबॉडीज सीरम ब्लड में नहीं रहते हैं, एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं। पर हमारे जो बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत रहती है, जिसको कि टी सेल कहते हैं, तो दूसरे बार अगर वायरस इन्फेक्शन होता है, कोविड वायरस या इसके दूसरे वेरिएंट भी, तो उसको जल्दी से टी सेल पहचान जाता है और बहुत जल्दी फिर से एंटीबॉडी रिलीज हो जाते हैं और टी सेल भी फाइट करते हैं। तो अगर हमको 70% लोगों में हमको एंटीबॉडीज मिल रहा है, इसका मतलब 80-90% को हो गया होगा, क्योंकि 10-20% धीरे धीरे दूसरे लोगों में जैसे जैसे दिन बीतते हैं एंटीबॉडीज कम होते रहते हैं। तो ये एक थोड़ा सा समझने में आपको इसलिए मैंने बताया जिसमें आप समझ पाए इसको। और वैक्सीन भी यही काम करता है, जो नेचुरल इन्फेक्शन काम करता है एंटीबॉडी करता है, वैक्सीन बनाते हैं तो उसका। अभी जो कोविड वैक्सीन जो बनाए थे उन्होंने नए पद्धति से बनाए थे, कि पूरा पुराना पद्धति क्या था कि वायरस को या तो किल करके, जिससे कि वो इन्फेक्शन न पैदा करे पर एंटीबॉडीज को एलिसिट करे बॉडी में, तो वो लड़ने की शक्ति रहे। या फिर अभी जो नए आपका जो कोविशील्ड बनाया है या mRNA वैक्सीन बनाए, इसमें क्या है, बॉडी को प्रोग्राम कर दे, बॉडी एक वैक्सीन का जो वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन होता है जिससे कि वो अटैच होता है, वो स्पाइक प्रोटीन बॉडी प्रोड्यूस करता है, और स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं। तो पूरा वायरस नहीं डाल के, ये एक प्रोग्राम डाल के, या तो जैसे कोविशील्ड में एक चिंपैंजी वायरस को वेक्टर बनाया, उसको इनएक्टिवेट करके उसके थ्रू एक आपने प्रोग्राम भेजा बॉडी को कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाए। और दूसरा हमारा जो वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन जो था कोवैक्सीन, तो वो ट्रेडिशनल वैक्सीन जैसा था कि वो इनएक्टिवेटेड वायरस था, पर वो खाली 10-20% लोगों को ही दिया गया था हमारे देश में। मोस्टली हमारे देश में कोविशील्ड दिया गया था। तो हमने वो के जो दूसरे चैप्टर में हमने बताया है कि इसको मास वैक्सीनेशन करना कितना सही था कितना गलत था। एक तो हमने सीरो सर्वे करके हमको
जब तक हमने पूरा वैक्सीनेशन रोल आउट किया था, तो सेकेंड वेव के बाद, सेकेंड वेव 2021 के अप्रैल में जून में चालू हुआ था, और जल्दी से ऊपर गया था और जल्दी से कम आ गया था। तो एक बार जब महामारी चलता है, इन्फेक्शन बहुत तेज फैलता है, और कई लोगों को, मेजोरिटी लोगों को, हमारे जैसे देश में जो कि बहुत ओवरक्राउडिंग है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जब तक हम वैक्सीन रोल आउट करेंगे, नेचुरल इन्फेक्शन उससे तेज भागता है, आगे भागता है। तो वैक्सीनेशन, इसलिए कहते थे हमारे जो पुराने एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थे, या महामारी के जो प्रिंसिपल्स थे, कि महामारी के दौरान वैक्सीनेशन देना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। आप जो कुदरत का जो ये है, इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी है, उसको आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं वैक्सीन देने का। एक तो आपका कॉस्ट भी ज़्यादा है, लॉजिस्टिक्स भी ज़्यादा है, और खर्चा भी है। इसके अलावा क्या होते हैं कि कितना भी वैक्सीन को सेफ कहे या ये कहे, कुछ ना कुछ, कोई कोई ना कोई लोगों में उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कोई हेल्दी लोगों को अगर आप वैक्सीन देते हो, वो दुष्परिणाम होना, यहाँ तक कि कई बार डेथ भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो बहुत ही अनएथिकल हो जाता है। और अभी आपने देखे होंगे, अभी न्यूज़पेपर में भी आने लगे हैं, बीएमजे पब्लिक हेल्थ में 2 दिन पहले एक रिसर्च आया है कि एक्सेस डेथ कई कंट्रीज में हो रहा है, और उन्होंने बोला है कि वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के भी जांच करना चाहिए, कहीं इससे तो नहीं हो रहे हैं। तो ये अभी इस टाइप के अभी चिंता वाली बात आ रही है। खैर, अभी जो हो गया है, हमारे देश में काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग गया है, तो जो भी है, हम ये आशा करते हैं कि ज़्यादा लोगों को हानिकारक ना हो ये। पर हमको फ्यूचर के लिए ये शिक्षा रखना चाहिए याद, कि फ्यूचर में हम अनाधुन वैक्सीन नहीं देना चाहिए, कि वैक्सीन बहुत एक कीमती चीज़ है, बहुत पावरफुल वेपन है। वो एक प्रकार का, जैसे हमने इसमें लेख में किया है कि वैक्सीन जो है, ये जैसे युद्ध में या वॉर में हमारा हैवी आर्टिलरी जैसा है, एटम बम या आर्टिलरी जैसा है। इसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए आर्टिलरी को। हमको जैसे कोई आर्मी का जनरल पूरा बैटल का सिचुएशन देखता है, अनाधुन नहीं करता है वो। बम्बिंग अगर अनाधुन करेगा तो बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटीज भी होंगे। इसलिए सोच समझ के टारगेटेड करना चाहिए। तो वैक्सीन भी उतना ही पावरफुल एक वेपन है, उसको भी सोच समझ के डिप्लॉय करना चाहिए, कि कोई जिनको कि बीमारी से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं थी, उनको भी अगर वैक्सीन से हानि हो जाएगा तो वो बहुत गलत होगा, अनएथिकल होगा। तो इसीलिए वैक्सीन ही, जब जितना भी पावरफुल वेपन है, उसको उतने ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और वैक्सीन भी एक बायोलॉजिकल वेपन जैसा है, पावरफुल हो जाता है, फायदा भी कर सकता है, और गलत इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। और इसमें हमने संसू का एक ये लिखा है। संसू ने कहा था कि इसीलिए जो लोग हथियारों, वो संसू कौन था? संसू एक चाइनीज जनरल था, 500 बीसी के पहले, बहुत 2000 साल पुराना, 2500 साल पुराना चाइनीज जनरल था, जिसने एक किताब लिखा था, आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला, जो कि अभी भी मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं। आर्ट ऑफ वार, कैसे स्ट्रेटेजी होना चाहिए कोई युद्ध जीतने के लिए। तो उसने कहा था, इसलिए जो लोग हथियारों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं है, वे हथियारों के इस्तेमाल में होने वाले फायदे से भी पूरी तरह से जागरूक नहीं हो सकते हैं। मतलब, आप तेज हथियार का हानि भी मालूम होना चाहिए, अगर आपको हानि नहीं मालूम है तो आप उसका लाभ भी ठीक से नहीं उठा सकते हो। तो ये संसू का कहावत है, और ये वैक्सीन में बिल्कुल लागू होता है। वो मैंने ये, तो हमारे हमने इसमें लेख किया था कि हमारे पास आंकड़े आ गए थे कि सीरो सर्वे में कितने पॉजिटिव है। हमने जैसे पिछले इसमें बताया था एपिसोड में, कि हमने भी अपने जो म्यूनसिपैलिटी एरिया था, हमने भी वहाँ पे सीरो सर्वे किया था फर्स्ट वेव के बाद। 30 लाख पॉपुलेशन में सीरो सर्वे किया था। फर्स्ट वेव के बाद करीब 35 से 40% लोगों को संक्रामित हो गए थे, एंटीबॉडीज आ गए थे। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन जब रोल आउट किया फरवरी मार्च में, उसके बाद सेकेंड वेव अचानक आ गया। और सेकेंड वेव जब खत्म हुआ, उसके बाद हमारी दूसरी टीम ने किया था पहला, हमने जो किया था, हमारी टीम ने पहले वेव के बाद किया था, 35% के ऊपर हमको
संक्रामित मिले, बच्चे भी मिले। और दूसरे टीम ने सेकेंड वेव के बाद किया था, उनको करीब 80% लोगों को संक्रामित हो गए थे, और बच्चे भी उसमें शामिल थे। तो तकरीबन सभी को हो गया था। और उस टाइम जब सेकेंड वेव खत्म हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ उस टाइम खाली 5 से 10% लोगों को वैक्सीन मिला था। तो उसके बाद हमारे को नेचुरल इम्यूनिटी आ गया था, उससे इमीडिएटली कम हो गया था। जितना जल्दी फैलेगा उतना जल्दी नीचे आता है महामारी में, और उससे हमारे लोगों को खत्म हो गया पेंडेमिक हमारे इंडिया में। बाद में ओमिक्रॉन वगैरह आया था, पर ओमिक्रॉन बहुत ही हल्का था, उसमें केसेस बहुत हो रहे थे, पर हर अस्पताल खाली थे ओमिक्रॉन के बाद, और आईसीयू भी खाली थे, और डेथ भी बहुत कम हो रहे थे। आप ग्राफ दे सकते हैं पब्लिक डोमेन में। तो हमारा ये कहना है कि जब हमने वैक्सीन हमने 100 करोड़ या 120 करोड़ को जितने को भी दिया है, उसको हमको सोच समझ के देना था। और यहाँ तक कि बच्चों को तो बहुत 50 साल के नीचे या 18 साल तक देने का कोई ये नहीं था, क्योंकि एक तो संक्रामक हो गए थे, और उनको जो कोविड से जो हानि था वो नहीं के बराबर ही था। और हमारे हमने ये भी कहा था कि जो एनटी आ गए थे, नेशनल टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी वैक्सीनेशन पे, उन्होंने भी बोला था कि बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। पर पता नहीं क्या हो गया, ड्यू टू शायद कमर्शियल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सबको वैक्सीन ने 50 साल के नीचे भी सबको ओपन कर दिया वैक्सीन। जो महामारी जिनको संक्रामक हो गए थे, जिनको नेचुरल इम्यूनिटी आ गए थे, कुदरती इम्यूनिटी आ गए थे, उनको भी एक्सपर्ट्स ने बोला वैक्सीन लगाने की जरूरत है। तो ये सब तो इस टाइम तो इसराइल से स्टडीज भी आ गए थे कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है, उनका जो इम्यूनिटी है 13 to 26 टाइम्स ज़्यादा है वैक्सीन इम्यूनिटी से। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब अनसाइंटिफिक हुआ था, ये मैंने बताने की कोशिश की है। और अभी जैसे कि एक और चीज़ जो चिंता वाली बात है, जो कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ जो मैक्सिमम यूज हुआ है, एस्ट्रोजेनेका, आपने भी देखा होगा अभी आया है कि इसमें अभी जो मैन्युफैक्चरर ने भी बोला है कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, खून के धब्बे हो सकते हैं, क्लॉट्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं। और यूके में, जहाँ की ऑक्सफर्ड, जहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था एस्ट्रोजेनेका, जो कि हमारे देश में कोविशील्ड के नाम से है, यूएस यूके में 50 साल के नीचे वालों के लिए बैन कर दिया था, यानी सस्पेंड कर दिया था एक प्रकार से, और कई यूरोपियन कंट्रीज में ये सस्पेंड कर दिया था। और हमको ये खेद है कि हमारे देश में 50 साल के नीचे वाले को मैक्सिमम हमारे 70 to 80% प्रतिशत जो जनसंख्या है वो 50 ईयर्स के नीचे है। और मैक्सिमम ये वैक्सीन से फायदा तो शायद शायद ही हुआ है, वैक्सीन से एक्स्ट्रा फायदा तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक वैक्सीन रोल आउट किए थे 80% पॉपुलेशन को नेचुरल इम्यूनिटी आ गया था। तो नुकसान होने का संभावना ज़्यादा है। और ये हमको अभी जो हो गया है उसमें ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर आगे के लिए ये शिक्षा हमको याद रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग महामारी विशेषज्ञ होते हैं, हम लोग बिग डेटा देखते हैं, हम लोग पॉपुलेशन में डेटा देखते हैं। और जो क्लिनिशियन होता है, जो कि एडवाइजर्स है, मेजोरिटी टाइम क्लिनिशियन ही एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, उन लोग इंडिविजुअल पेशेंट देखते हैं। अभी वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है, जो अभी जो ऑस्ट्रेलिया से कुछ डेटा आए हैं और कुछ दूसरे कंट्री से आए, क्योंकि हमारा एक तो डेटा कीपिंग बहुत अच्छा नहीं है, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के लिए हमका पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिपोर्टिंग होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो हमारे तो 1% से भी कम एडवर्स इवेंट्स हम नोटिफाई कर पाते हैं। और इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज ओनली 10% एडवर्स इवेंट्स नोटिफाई हो पाते हैं। जो सोचिए आप, जब डेवलप्ड कंट्रीज में, पर जो भी बिग डेटा सेट्स है ऑस्ट्रेलिया से, उससे जो अनुमान लगाया है कि जो अभी कोविड-19 वैक्सीन में 800 लोग इंजेक्शन में एक को सीरियस साइड इफेक्ट होता, 1 out of 800। तो ये एक्चुअली पॉपुलेशन लेवल में देखा जाए पैटर्न तो ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे अगर हमारे यहाँ 100 करोड़ के ऊपर लगाए होंगे तो 10-15 लाख को सीरियस साइड इफेक्ट होने की संभावना है। पर जो क्लिनिशियन होता है, 800 में एक बड़े पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है पैटर्न, पर क्लिनिशियन 800 मरीज नहीं देखता है, 800 को वैक्सीन लगाने वालों को नहीं देखता है। 800 में एक होगा तो 799 को कोई इफेक्ट दुष्प्रभाव नहीं होंगे। और वो 799 उसको लगेगा कि इतने लोगों को लगा किसी को,
वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा 800 में से एक, और एक अगर दिखेगा भी तो सोचेगा कोइंसिडेंटल है। पर जब लार्ज पॉपुलेशन लेवल में हम डेटा देखते हैं तो पैटर्न दिखते हैं कि एक्सेस डेथ हो रहा है, 800 में एक होगा तो बहुत डेथ। और उसी टाइप के पैटर्न्स कई विदेशी देश से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडिया इतना डिजिटल कैपिटल है, आईटी रिसोर्सेज है, तो हमको इसके लिए हमारा डेटा कीपिंग होना चाहिए। तो आज का तारीख में मैं इतना ही बताऊंगा, ये दूसरा चैप्टर। और धन्यवाद। और जैसे मैंने पहले भी बताया थे, ये दोनों किताब जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन का नाम है कोविड-19 महामारी ये, और अंग्रेजी है कोविड-19 पैंडेमिक का थर्ड आई। हिंदी वाले में भी आंख बना हुआ है, और ये अवेलेबल है ऑनलाइन, अमेजोन से अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट से अवेलेबल है, पब्लिशर ब्लू रोज पब्लिशर से अवेलेबल है। अपना आप कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर ये आप मेरा यूट्यूब चैनल में मैं हर चैप्टर का ऐसे विवरण अपलोड कर रहा हूँ, तो जिसमें कि आपको ये किताब पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा कुछ टर्म समझने में। और ये मैं से हमेशा मैं बोलता हूँ, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल जो WHO या दूसरे जो गवर्नमेंट्स है, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, वो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में शायद दस्तखत करने जा रहे हैं, कर दिया है जहाँ तक। और हालांकि कई उसके प्रोविजंस डाइल्यूट कर दिए हैं, पर ऐसा है कि इंफॉर्मेशन सेंसरशिप है उसमें, तो बाद में शायद ये इंफॉर्मेशन ना मिले। पर हमारे को जो पुराने महामारी का जो हमने विवरण किया है एक एक करके, जैसे जैसे मैंने बताया है, जैसे पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तब से हमने कॉलम लेख लिखना चालू किए थे अखबारों में, और वही लेख को हमने एक जगह इसमें किया है, तो जिसमें कि आगे वाले पॉलिसी मेकर्स को भी समझ में आए कि फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि अनाधुन वैक्सीन लगाना, अंधाधुन लॉकडाउन करना, अंधाधुन स्कूल बंद करना, बिजनेस बंद करना, इससे नुकसान ज़्यादा हुआ है, फायदे कम हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमको जो शिक्षा मिली है ये हमको आगे जाके काम आएगी, और हम ऐसे ब्लंडर्स आगे नहीं करें। धन्यवाद।